नमस्कार दोस्तों। वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अपन वेटनरी एनाटॉमी के ऊपर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों कि पशु शरीर रचना विज्ञान यानी कि वेटनरी एनाटॉमी में काम में आने वाले कुछ सामान्य शब्द, तो उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी या कहें अपन शब्दावली, ऐसे शब्द जो सामान्यतः काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन कि पहले बात करें एंटीरियर की। एंटीरियर या जिसे बोलते हैं अग्र। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप अगर आगे अपन ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा वर्ड एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। तो इन चारों को अपन समझेंगे दोस्तों। एंटीरियर, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पश्च। मीडियल, मीडियल का मतलब होता है मध्य। और चौथा होता है दोस्तों लेटरल। लेटरल का मतलब होता है दोस्तों पार्श्व। तो जब अपन एक बोन पढ़ते हैं, ऐसी बोन जो हमारे शरीर के अंदर डबल डबल हैं, यानी कि जैसे अपन बात करें हाथों के अंदर की बोन, तो अपने हाथ क्या है, डबल है। तो हाथों की बोन्स भी क्या है, एक जैसी हैं और डबल डबल हैं। यानी कि ह्यूमरस ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना रेडियस अल्ना है। उसके बाद में दोस्तों ये रेडियस अल्ना होगी, फिर कार्पल्स आ जाएंगी, फिर मेटाकार्पल्स आ जाएंगी, और उसके बाद फेलेंजीज आ जाएंगी। यानी कि दोनों हाथों के अंदर जो बोन्स हैं वो एक जैसी ही हैं। यानी कि जैसे अपन बोले ह्यूमरस दो होती हैं, रेडियस अल्ना भी डबल डबल होती हैं। तो ऐसी बोन्स जो हाथ में डबल हैं, जो हमारे शरीर के अंदर डबल डबल हैं, जो हमारी जैसे बात करें अपन पैरों के रिलेशन में बात करते हैं दोस्तों। जैसे ये अपने दो पैर हो गए, तो पैरों के रिलेशन में बात करें तो पैरों की जो हमें आगे की तरफ से दिख रही है, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये क्या है, ये एंटीरियर है, ये अग्र है। और जो मेरी पीठ है ये पश्च है। क्लियर है। तो इस प्रकार जो इस पैर का वो हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये एंटीरियर है, अग्र है। क्लियर है। और वो जो हिस्सा हमें दिख नहीं रहा है जो पीछे की तरफ है वो क्या है, वो पश्च है, यानी कि इसके पीछे की तरफ है। और मध्य की तरफ ये हमारी मीडियल एक्सिस है, जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये क्या है, ये मीडियल एक्सिस है, इसके द्वारा हमारा शरीर जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो इस अक्ष की तरफ वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग, जैसे सपोज करो मेरे हाथ की बात करूं तो हाथ का ये वाला भाग जो बॉडी को टच कर रहा है, वो सरफेस कौन सी आ जाएगी, वो हो जाएगी मीडियल। तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, ये मीडियल हो जाएगा, या मध्य अक्ष की तरफ, मीडियल एक्सिस की तरफ है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये मीडियल एक्सिस है। ये हमारे शरीर को दो समान भागों में विभाजित करती है, मीडियल एक्सिस है। और जो मीडियल एक्सिस से दूर की तरफ है, यानी कि पार्श्व में है, तो इस वाले भाग को क्या बोल देंगे, लेटरल बोल देंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये तो बात हुई अग्र, पश्च, मध्य और पार्श्व की। तो देखो दोस्तों दोबारा बता देता हूं कि जैसे सपोज करो ये पेन है, इस पेन को मान लिया अपन एक बोन है, ये एक हड्डी है। तो इस हड्डी का ये वाला सरफेस है जो आपको दिख रहा है, ये तो क्या है, अग्र है। और जो इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा है जो आपको दिख नहीं रहा है, ये क्या है, पश्च है। अब जैसे एक जैसे दो पेन हमारे पास हों, और जैसे सपोज करो ये इधर वाला हाथ है, इधर वाला हाथ है। तो अब इसके मध्य से इधर से एक एक्सिस जा रही है, जिसके द्वारा ये दोनों बराबर बराबर, हमारा शरीर दोनों बराबर बराबर भागों में बट रहा है। तो अब ये बीच की जो एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस की तरफ वाला जो, जैसे सपोज करो मैंने इसको इसी हाथ में वापस पकड़ लिया, ये मध्य एक्सिस है। तो ये मेरे शरीर की क्या है, मध्य एक्सिस, इसके द्वारा मेरा शरीर दो समान भागों में बट जाएगा। तो मध्य एक्सिस की तरफ वाला भाग, ये वाला तो क्या होगा, मीडियल होगा। और जो उधर वाला दूसरे मीडियल सरफेस से दूर वाला भाग जो होगा वो होगा पार्श्व। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात हुई एंटीरियर, पोस्टीरियर, मध्य और पार्श्व की। यानी कि एंटीरियर किसको बोलेंगे, एंटीरियर।
एंटीरियर का मतलब होता है अग्रभाग। अग्रभाग जो जो हमें दिखता है, यानी कि जब अपन बोन पढ़ेंगे, जब अपन बोन की स्टडी करेंगे, तो जो बोन, जस्ट सपोज करो ये एक बोन है, तो इस बोन का ये वाला भाग जो है, जो हमें दिख रहा है, वो तो होगा अग्र, जो आगे की तरफ है, यानी कि आगे की तरफ वाला भाग। इसे वो सामान्य से बोल सकते हैं आगे की तरफ वाला भाग, उसे ही बोलेंगे अग्र कहलाता है। दूसरी बात हो गई पश्च की, पोस्टीरियर की, तो पीछे की तरफ वाला भाग, पीछे की तरफ वाला भाग, या जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, जब अपन बोन पढ़ते हैं तब दिखाई नहीं देता, यानी कि क्योंकि अपन बोन ऐसे देख रहे हैं, तो हमें ये वाली सरफेस तो दिख रही है, लेकिन इसके पीछे क्या है हमें दिख नहीं रहा, तो उसको क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर बोल देंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मीडियल की। मीडियल या मध्य किसको बोलेंगे, जो शरीर की मध्य एक्सिस, शरीर की मीडियल एक्सिस की तरफ होता है, की तरफ होता है, उसे हम बोल देंगे कौन सा, मध्य भाग। और फिर नेक्स्ट रह गया दोस्तों लेटरल। लेटरल के अंदर क्या हो जाएगा, पार्श्व। लेटरल को क्या बोलते हैं, पार्श्व। पार्श्व होगा जो शरीर की मीडियल एक्सिस से दूर की तरफ रहता है, यानी कि जस्ट सपोज करो ये यहाँ से मीडियल एक्सिस जा रही है, तो मीडियल एक्सिस की तरफ वाले को तो क्या बोलेंगे, मीडियल, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, लेटरल। क्लियर है दोस्तों, ये बात हुई एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल की। अब बात करते हैं दोस्तों अपन क्रेनियल और कॉडल की। क्रेनियल, क्रेनियल का मतलब होता है, क्रेनियल का मतलब होता है क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है, क्रेनियल वर्ड जो है वो क्रेनियम से बना है। किससे बना है, क्रेनियम से बना है। और क्रेनियम को क्या बोलते हैं, क्रेनियम को बोलते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क के लिए क्रेनियम वर्ड यूज किया जाता है। तो सिर की तरफ वाला भाग, सिर की तरफ वाला भाग क्या कहलाता है, क्रेनियल कहलाता है। और कोडल, कोडल किसको बोलते हैं, कोडल वर्टिब्रा से लिया गया है। कोडल वर्ड किससे लिया गया है, कोडल वर्टिब्रा से लिया गया है। कोडल वर्टिब्रा कहाँ होती है, पूंछ में। कहाँ होती है, पूंछ के अंदर होती हैं दोस्तों, पूंछ के अंदर होती हैं कोडल वर्टिब्राएं। इसका मतलब ये कौन सा भाग हो जाएगा, जो पूंछ की तरफ वाला भाग होता है, उसे बोला जाता है कौन सा भाग, कोडल भाग। जैसे बात करें दोस्तों कि ये एक पशु है, तो इस पशु का जो क्रेनियम की तरफ वाला भाग होगा, यानी कि मस्तिष्क की तरफ वाला भाग होगा, उसे तो क्या बोलेंगे अपन, क्रेनियल बोलेंगे। और जो पूंछ की तरफ वाला भाग होगा उसे अपन कोडल बोलेंगे। तो जस्ट सपोज करो ये वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये वर्टिब्रा जब अपन पढ़ते हैं तो वर्टिब्रा के लिए यूज किए जाते हैं। जस्ट सपोज करो ये एक वर्टिब्रा है, जिसका ये एक स्पाइन है, तो वर्टिब्रा का वो वाला भाग जो क्रेनियम की तरफ है उसे बोलेंगे क्रेनियल एंड। क्या बोलेंगे, इस वाले एंड को बोलेंगे क्रेनियल एंड, इस वाले एंड को बोलेंगे क्रेनियल एंड। क्योंकि ये किस तरफ है, ये क्रेनियम की तरफ है। और जो ये इधर वाला भाग होगा इसको बोलेंगे कोडल एंड, कोडल एंड। और ये क्या है, ये वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्री है। यानी कि हमारे कशेरुकदंड के अंदर जो वर्टिब्राएं होती हैं, तो वो एक वर्टिब्रा है। इस एक वर्टिब्रा के लिए, इस एक वर्टिब्रा के जस्ट पीछे दूसरी वर्टिब्रा, दूसरी के पीछे तीसरी वर्टिब्रा होती है।
ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल वर्टिब्राएं होती हैं। तो जो वर्टिब्रा का आगे का वाला भाग होता है जो किधर हो, सिर की तरफ हो, उसको बोल देते हैं क्रेनियल एंड, और जो पूंछ की तरफ होता है उसको बोल देते हैं कोडल एंड। क्लियर है दोस्तों? यानी कि क्रेनियम वर्ड किससे लिया जाता है, मस्तिष्क से, और कोडल वर्ड किससे लिया गया, कोडल वर्टिब्रा यानी कि पूंछ से लिया गया है। तो पूंछ की तरफ वाले भाग को तो अपन बोलेंगे कोडल एंड, और क्रेनियम की तरफ वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, क्रेनियल एंड। अर्थात सिर की तरफ वाले भाग को क्या बोलेंगे, क्रेनियल एंड बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों रोस्ट्रल। रोस्ट्रल, रोस्ट्रल वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों नाक, नाक की तरफ वाला भाग। ये अपन जब स्कल की वर्टिब्रा, स्कल की जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब स्कल की जो बोन्स होती हैं उनको समझाने के लिए अपन ये रोस्ट्रल वर्ड यूज करते हैं। यानी कि नाक की तरफ वाली जो सरफेस होगी उसको बोलेंगे रोस्ट्रल सरफेस या रोस्ट्रल एंड, और नाक की दूसरी तरफ वाली होगी उसको बोलेंगे क्रेनियल। क्लियर है दोस्तों? तो नाक की तरफ वाला भाग, जैसे वापस उस डायग्राम में चलते हैं, तो इस डायग्राम के अंदर अगर जस्ट सपोज करो यहाँ कोई एक बोन है, इस बोन का ये नथुना है, ये पशु का क्या है, नाक है। तो इस नाक की तरफ वाह अगर उसको डिमोस्ट्रेट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रोस्ट्रल एंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोस्ट्रल एंड। यानी कि इस ये एक बोन है, इस बोन का वो सिरा जो किधर है, नाक की तरफ है, नाक की तरफ वाले भाग को क्या बोलेंगे, रोस्ट्रल एंड बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल का मतलब होता है अधर, और डीप का मतलब होता है गहरा। अधर माने कोई चीज अधर में ही है, यानी कि ऊपर ही है। क्लियर है? तो जस्ट सपोज करो ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, ये मुख्यतः मांसपेशियों के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, मांसपेशियों के लिए। मांसपेशियों के लिए एक तो वर्ड क्या यूज किया जाता है, सुपरफिशियल, यानी कि वे मांसपेशियां जो त्वचा की तरफ होती हैं, किधर होती हैं, त्वचा की तरफ, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है सुपरफिशियल। और मांसपेशियां जो गहराई में होती हैं, गहराई में होती हैं, यानी कि सुपरफिशियल के नीचे होती हैं, सुपरफिशियल के नीचे होती हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, डीप वर्ड यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए आप समझो कि ये तो अपनी त्वचा हो गई, ये तो क्या है, स्किन। स्किन, स्किन हो गई, स्किन के जस्ट नीचे की लेयर जो होती है दोस्तों, स्किन के जस्ट लेयर नीचे की लेयर जो व्हाइट लेयर होती है उसे बोलते हैं दोस्तों फेसिया। ठीक है, अब फेसिया के नीचे मसल्स आती हैं। अब मसल्स भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे एक मसल ये जा रही है, इसके जस्ट नीचे से दूसरी मसल जा रही है। क्लियर है? तो दो तरह की मसल्स हो गई। तो वो मसल जो किधर है, स्किन की तरफ है, यानी कि जिसका ये किधर है, स्किन की तरफ है, स्किन की तरफ है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सुपरफिशियल बोल देंगे। और जो सुपरफिशियल के भी नीचे है उसको अपन क्या बोल देंगे, डीप बोल देंगे। तो ये वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं, मांसपेशियों के लिए यूज किए जाते हैं, सुपरफिशियल मसल और डीप मसल। जैसे अपन इंजेक्शन देते हैं टेट्रासाइक्लिन का, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि डीप आईएम, यानी कि मसल के अंदर देना है, और कौन सी मसल में देना है, डीप देना है, डीप मसल में देना है। तो ये उसके लिए समझाते हैं कि भाई अगर इंजेक्शन यहाँ तक क्या है इसका मतलब सुपरफिशियल लेयर में है, और अगर इसके भी नीचे चला गया इसका मतलब ये अब डीप लग रहा है, डीप आईएम है। क्लियर है? तो सुपरफिशियल और डीप वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, मांसपेशियों के लिए यूज करते हैं। यानी कि त्वचा की तरफ वाले भाग को तो अपन क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं, यानी कि अधर, ऊपर ही है वो। और सुपरफिशियल के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, डीप बोलते हैं, यानी कि गहराई में स्थित वाले भाग को, त्वचा से दूर स्थित वाले भाग को, त्वचा से दूर, त्वचा से दूर स्थित भाग। ये त्वचा के पास स्थित भाग है, त्वचा की तरफ स्थित भाग है, या इसको बोल सकते हैं त्वचा के पास स्थित, या तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, त्वचा के पास में स्थित भाग,
या बोलते हैं त्वचा की तरफ स्थित भाग, बात दोनों एक ही है। इसको बोल सकते हैं वो गहराई में स्थित भाग या त्वचा से दूर स्थित भाग। इसके लिए अपन सुपरफिशियल और डीप वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल को बोलते हैं समीपस्थ, और डिस्टल, डिस्टल को बोलते हैं दूरस्थ। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड किसके लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों? देखिए, प्रोक्सिमल मानी समीपस्थ, जैसे ये एक बोन है, इस बोन के जस्ट नीचे ही दूसरी बोन है, ये एक जॉइंट बना रही है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गई? ये एक जॉइंट है। तो अब जब अपन किसी बोन को डिमोस्ट्रेट करते हैं, तो जो हिस्सा कशेरुक दंड की तरफ होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है अपना ऊपर की तरफ, तो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ वाले भाग को, यानी कि इस भाग को जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है, इसको तो क्या बोल देंगे अपन दोस्तों? इस वाले भाग को अपन बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड। और वो भाग जो कशेरुक दंड से दूर है या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम या बोले कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के पास स्थित भाग या कशेरुक दंड की तरफ स्थित भाग, क्या बोल देंगे प्रोक्सिमल को? कशेरुक दंड की तरफ स्थित भाग को बोलेंगे प्रोक्सिमल या समीपस्थ। और ये वाला भाग जो कशेरुक दंड से दूर है, इसको बोल देंगे क्या? डिस्टल। डिस्टल का मतलब क्या हो गया? कशेरुक दंड से दूर स्थित भाग। यानी कि जब भी अपन एक बोन पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये एक बोन है, अब इसका ये वाला जो हिस्सा होगा, इसको बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड, इसको डिस्टल एंड। इस सरफेस को एंटीरियर सरफेस बोलेंगे। और जो नहीं दिख रही, जैसे मेरी उंगली अब आपको नहीं दिख रही है, ये पोस्टीरियर एंड हो गया। अब ये वाला हिस्सा जो होगा, क्योंकि मैंने इसको इस हाथ में पकड़ रखा है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा, जो अपने जिस हाथ में पकड़ रखी है उस तरफ होगा, उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस। और उसके जस्ट अपोजिट वाली सरफेस को मीडियल सरफेस बोलेंगे, जो अपने मीडियल एक्सिस की तरफ होगी। क्योंकि मैंने इसको इसी हाथ में पकड़ रखा है, तो इस हाथ का जो पार्श्व वाला भाग होगा, बाहर वाला भाग होगा, वो तो होगा लेटरल। और जो मेरी मीडियल एक्सिस की तरफ है वो होगा मीडियल। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने आपको समझाया प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। क्लियर है? तो ये तो हुआ प्रोक्सिमल एंड और ये हुआ डिस्टल एंड। अब जब सपोज करो जब अपन दूसरी बोन पढ़ेंगे, तो जब सपोज करो अब ये तो क्या है, फर्स्ट बोन है, अब ये सेकंड बोन पढ़ेंगे, तो सेकंड बोन के लिए ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा प्रोक्सिमल और ये वाला हो जाएगा डिस्टल। मतलब हमेशा यही करना है, जब भी अपन कोई बोन पढ़ेंगे उसका ऊपरी हिस्सा जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगा उसको हमेशा प्रोक्सिमल बोलेंगे, और वर्टिब्रल कॉलम से दूर वाले को डिस्टल बोलेंगे। यानी कि इधर प्रोक्सिमल आएगा, डिस्टल आएगा, फिर अगर नई बोन शुरू होगी तो उसका ये प्रोक्सिमल आएगा, फिर डिस्टल आएगा। क्लियर है? यानी समीपस्थ सिरा और दूरस्थ सिरा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अपन, अब बात करें पाल्मर और प्लांटर। पाल्मर और प्लांटर। पाल्मर सरफेस और प्लांटर सरफेस, सरफेस और प्लांटर सरफेस। जस्ट सपोज करो दोस्तों कि ये एक पशु है, ये इसके अग्रपाद हैं, और ये इसके पश्चपाद हैं। तो आगे के, इसको क्या बोलते हैं अपन? आगे के
हाथों में जो होता है उसको हथेली बोलते हैं, हथेली। ठीक है। तो आगे की जमीन को, आगे के पैरों का वह हिस्सा जो जमीन को छूता है, जो जमीन को छूता है, उसे बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हथेली, पाम। पाम का मतलब क्या होता है? पाल्म का मतलब होता है हथेली। हथेली किसमें होती है? आगे के पैरों में होती है। तो जमीन को छूता है उस सरफेस को क्या बोला जाता है? पाल्मर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाल्मर। पाल्मर वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा? आगे के पैरों के लिए। क्लियर है। और पीछे के पैरों का वो हिस्सा जो जमीन को छूता है, यानी कि अपने पैरों की एड़ी, पिछले पैरों का वह हिस्सा, पिछले पैरों का वह हिस्सा जो जमीन को छूता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लांटर। क्या वर्ड यूज किया जाता है? प्लांटर। और उस सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लांटर सरफेस बोलते हैं। यानी कि ये मेरी हथेली का जो हिस्सा है, ये है मेरा पाल्मर। पाल्मर। क्लियर है। इसके लिए वर्ड क्या यूज करूंगा? मैं पाल्मर वर्ड यूज करूंगा। और पैरों की जो हथेली होगी उसके लिए मैं यूज करूंगा प्लांटर वर्ड। क्लियर है। पाल्मर और प्लांटर वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं? आगे के पैरों की हथेली के लिए किसके यूज करेंगे? पाल्मर वर्ड का यूज करेंगे। और पीछे के पैरों की हथेली के लिए प्लांटर वर्ड का यूज करेंगे। भाई अपन तो अपन तो सिर्फ दो पैर पे ही चलते हैं। क्लियर है। लेकिन ये तो चारों पैरों पर चलते हैं। तो इस वाली ये जो जमीन को छुएगी उसको तो बोलेंगे क्या? पाल्मर। और पैरों वाली सरफेस जो है वो जमीन को छुएगी उसको बोलेंगे क्या? प्लांटर। क्लियर है दोस्तों। तो डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किसको पाल्मर बोलते हैं और किसको प्लांटर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, एक्सियल और एबेक्सियल। एक्सियल और एबेक्सियल। तो बोलते हैं एक्सियल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस, एक्सियल मूवमेंट और एबेक्सियल मूवमेंट। या ये वर्ड यूज करते हैं गति के लिए। क्लियर है। जो मांसपेशियों की गति किस प्रकार की हो रही है उसके लिए यूज करते हैं। एक्सियल का मतलब क्या होता है? जो गति या मांसपेशियों की गति जो मध्य अक्ष की तरफ होती है, मध्य अक्ष की तरफ होती है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या? एक्सियल। AXIAL, एक्सियल वर्ड यूज किया जाता है। और अबेक्सियल किसके लिए यूज करते हैं? मांसपेशियों की गति जो मीडियन एक्सिस से दूर की तरफ जाती है, दूर की तरफ होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अबेक्सियल। अब जिसको समझने की कोशिश करना कि जैसे सपोज करो मेरा ये हाथ है, तो ये हाथ जब इस पोजीशन में है, तो जैसे सपोज करो ये एक व्यक्ति का शरीर है। अब इसका हाथ जब इस तरफ घूमेगा, किधर? इस तरफ। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ ऐसे स्ट्रेट है, मैंने किधर घुमाया? इधर घुमा दिया। तो अंगूठा जो है वो किधर चला गया? बाहर की तरफ। यानी कि मीडियन एक्सिस तो ये है मेरे शरीर की, और इससे ये किधर चला गया? इधर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एबेक्सियल मूवमेंट। और अगर ये इधर घूमे तो इसको बोलेंगे एक्सियल मूवमेंट। जैसे सपोज करो अब मेरा हाथ यूं घुमा, यानी कि मेरा हाथ की पोजीशन क्या है? इधर, इस तरफ घुमा है, तो ये मेरी मीडियल एक्सिस है। मीडियल एक्सिस से किधर गया ये मूवमेंट? ये हाथ पहले यूं था, अब ये इधर चला गया। अंगूठा जो है वो दूर की तरफ चला गया। अंगूठा हमेशा किधर रहता है? मीडियल साइड रहता है। तो मीडियल साइड से अंगूठा दूसरी तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दूर की गति है, मीडियन एक्सिस से दूर की गति है। इसको क्या बोलेंगे अपन? एबेक्सियल मूवमेंट बोलेंगे। और यही गति अगर यूं होगी तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल मूवमेंट बोलेंगे। क्लियर है। तो पहली बात हुई
कि हाथ हाथ का वो मूवमेंट जो हाथ को किधर लाए, इस मीडियन एक्सिस की तरफ लाए, ये मीडियन एक्सिस है, इस मीडियन एक्सिस की तरफ लाए, उस मूवमेंट को बोलेंगे अपन एक्सियल मूवमेंट। और वो मूवमेंट जो हाथ के अंगूठे को दूसरी तरफ लेकर के जाए उसको बोलेंगे अपन एबैक्सियल मूवमेंट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करें दोस्तों, डोर्सल और वेंट्रल वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं? डोर्सल, डोर्सल या इसे बोलते हैं पृष्ठ, और वेंट्रल इसको बोलते हैं अधर। तो वह हिस्सा जो कशेरुक दंड की तरफ होता है, कशेरुक दंड की तरफ होता है, उसे डोर्सल बोला जाता है, जैसे डोर्सल सरफेस। और वो हिस्सा जो पेट की तरफ होता है, पेट की तरफ होता है, या जमीन की तरफ होता है, जमीन की तरफ होता है, उसे बोला जाता है वेंट्रल या अधर। जैसे बात करें, जैसे सपोज करो अपने अंदर क्या होगा, क्योंकि अपन तो दो पैरों पे खड़े होते हैं इसलिए अपने अंदर डिमोन्स्ट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे सपोज करो ये एक पशु है, ये क्या है, एक पशु है, ये इसका कशेरुक दंड है। तो कशेरुक दंड की तरफ वाले वो वाली सरफेस को क्या बोलेंगे, ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को अपन बोलेंगे डोर्सल सरफेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कशेरुक दंड है। क्लियर है? वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल कॉलम वाली तरफ की को बोलेंगे डोर्सल, और जो जमीन की तरफ वाला हिस्सा है, जमीन की तरफ वाला बोल दें या पेट की तरफ वाला हिस्सा बोल दें, ये पेट है और या ये जमीन है, तो जमीन की तरफ वाले हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रल बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो जमीन की तरफ वाले हिस्से को बोला जाता है या पेट की तरफ वाले हिस्से को अपन बोलते हैं वेंट्रल, और जो शेरुक दंड की तरफ वाला हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं डोर्सल। तो अपने लिए कैसे बोलेंगे, अपनी ये वाला जो हिस्सा है जो पेट की तरफ है इसको तो अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रल। और जो पिछवाड़ा या बैक की तरफ वाला हिस्सा है इसको अपन क्या बोलेंगे, डोर्सल। क्लियर है? जब अपन सोते हैं तो अपना वो हिस्सा जो बेड के टच होता है उसको बोलते हैं डोर्सल, और वो हिस्सा जो बेड से ऊपर की तरफ रहता है उसको बोलते हैं वेंट्रल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अपन दो पैरों पे चलते हैं जबकि पशु जो है वो चार पैरों पर चलते हैं। क्लियर है? तो अपना पीछे का हिस्सा जो कशेरुक दंड की तरफ है उसको डोर्सल बोलेंगे, और जो पेट की तरफ है उसको वेंट्रल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये थी दोस्तों डोर्सल और वेंट्रल की कहानी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य शब्दावलियों के ऊपर। जैसे दोस्तों पहले बात करते हैं दोस्तों ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी और ट्यूबरकल के बारे में। ट्यूबरोसिटी क्या होती है और ट्यूबरकल क्या होता है? यदि एक, जैसे ये एक बोन है, इस बोन के ऊपर एक बड़ा सा उभार है, बड़ा सा उभार है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी का मतलब क्या होता है, बड़ा उभार। क्या होता है, बड़ा उभार। किसी बोन के ऊपर यदि बड़ा सा उभार है, खुरदरा उभार है, और जो किसी भी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि इस बोन बोन के साथ कोई दूसरी बोन जॉइंट बनाएगी तो या तो इस तरफ बनाएगी या इस तरफ बनाएगी, ये जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि असंधीय, असंधीय यानी कि ये किसी में जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बड़ा उभार जो किसी हड्डी के ऊपर पाया जाता है उसे बोलते हैं ट्यूबरोसिटी। क्लियर है? और अगर उभार छोटा है, अगर उभार छोटा है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्यूबरकल। क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्यूबरकल। जस्ट सपोज करो ये छोटा सा उभार है। क्लियर है?
तो इसके लिए वर्ड क्या यूज कर लेंगे, ट्यूबरकल, और अगर बड़ा है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज कर लेंगे, ट्यूबरोसिटी वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस और स्पाइन। प्रोसेस और स्पाइन, किसी अस्थि से निकला ऐसा बेलनाकार लंबा उभार जिसका सिरा बुट्ठा हो, जिसका सिरा क्या हो, ब्लंट, ब्लंट हो, उसको क्या बोल देंगे अपन, प्रोसेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे अपन, प्रोसेस बोल देंगे। और ये खुरदरा, ब्लंट का मतलब होता है खुरदरा हो, खुरदरा हो या बोलते हैं भुट्टा हो। तो जस्ट सपोज करो, इसको मैं समझा देता हूँ कि ये है एक लंबा उभार निकला हुआ है एक बोन से, क्लियर है, और इस उभार का जो सिरा है, ये सिरा कैसा है, ब्लंट है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, प्रोसेस बोल देंगे। और यदि लंबा तीखा उभार हो, लंबा तीखा उभार हो और कैसा हो, बेलनाकार हो या कैसा हो, चपटा हो, बेलनाकार हो या चपटा हो, ये भी बेलनाकार भी हो सकता है और चपटा भी हो सकता है। जैसे तो इसको क्या बोल देंगे, बेलनाकार हो चपटा हो, लेकिन कैसा है, ये तीखा है। जैसे सपोज करो इस पेन की नुक क्या है, तीखी है, क्लियर है। या फिर उभार किस प्रकार का है, इस प्रकार का है कि वो नीचे से तो मोटा है लेकिन लास्ट में जाते 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 फ्लैट है, वो लेकिन तीखा है, क्लियर है। चपटा तो है लेकिन कैसा है, लास्ट का जो हिस्सा है वो एकदम नुकीला है, तलवार के जैसा है, क्लियर है। तो उसको क्या बोल देंगे अपन, स्पाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्पाइन। जैसे अपन वर्टिब्रा पढ़ेंगे तो वर्टिब्रा के अंदर आएगा डोर्सल स्पाइन, क्या वर्ड आएगा, डोर्सल स्पाइन। और एक के अंदर आएगा ट्रांसफर, जब लंबर वर्टिब्रा पढ़ेंगे तो लंबर वर्टिब्रा के अंदर आएगा ट्रांसवर्स प्रोसेस, क्या वर्ड आएगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस दो कैसे होंगे, भुट्टे होंगे, कैसे होंगे, ब्लंट या खुरदरे या भुट्टे, उनके जो जो सिरे होंगे वो कैसे होंगे, भुट्टे होंगे। और जबकि स्पाइन के सिरे कैसे होंगे, तीखे होंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्या है, डोर्सल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन। डोर्सल स्पाइन क्यों बोला, क्योंकि वर्टिब्रा कॉलम की किस तरफ है, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है, और अगर ये इस तरफ, ये इसकी डोर्सल सरफेस है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, क्लियर है। तो डोर्सल सरफेस से निकल रहा है, इसको इसको क्या बोला है, डोर्सल स्पाइन बोला है। और ये जो है, ये इसकी ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स सरफेस है, क्लियर है। तो ट्रांसवर्स सरफेस की तरफ से निकलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लंबर वर्टिब्रा के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं, लंबर वर्टिब्रा के अंदर। ये क्या है, लंबर वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा के अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं, क्लियर है। जैसे हवाई जहाज के पंख, हवाई जहाज के जो पंख होते हैं उसकी तरह के प्रोसेस पाए जाते हैं। तो हवाई जहाज के पंखों को अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो लास्ट में कैसे हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। इसका ये वाला एंड जो है ये कैसा है, ब्लंट है, तीखा नहीं है। जबकि इसका ये वाला एंड जो देखो ये कैसा है, तीखा है, तीखा सिरा, तीखा उभार हो, बेलनाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है। प्रोसेस भी बेलनाकार हो सकता है, चपटा हो सकता है, लेकिन उसका सिरा कैसा होगा, ब्लंट या खुरदरा होगा। जबकि स्पाइन का कैसा होगा, तीखा होगा, क्लियर है। तो जैसे थोरेसिक वर्टिब्रा, ये कैसी वर्टिब्रा हो जाएंगी, थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं उनके स्पाइन जो होते हैं, वो डोर्सल स्पाइन जो होते हैं वो तीखे होते हैं, क्लियर है। तो स्पाइन वर्ड यूज किया जाता है ऐसा उभार जो बेलनाकार या चपटा हो, परंतु उसके अंदर उसका जो सिरा है वो कैसा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए। और प्रोसेस के अंदर कैसा होना चाहिए, ब्लंट होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ग्रूव की और क्रेस्ट की। ग्रूव और क्रेस्ट,
ग्रूव का मतलब होता है गड्ढा, जैसे अपने घर के बाहर की नाली। क्लियर है? जैसे एक ऐसी बोन है, इस बोन की जो एंटीरियर सरफेस है उसमें कुछ इस प्रकार का लंबा वेंट्रल वेंट्रल ग्रूव है। क्लियर है? तो वेंट्रल वर्टिकल ग्रूव, एंटीरियर वर्टिकल ग्रूव भी बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, वर्टिकल ग्रूव बोल सकते हैं। वर्टिकल ग्रूव, ग्रूव का मतलब क्या होता है, एक नाली नुमा, नाली नुमा, नाली नुमा लंबा टनल, नाली नुमा लंबा टनल है जो बाहर की तरफ है। जैसे सपोज करो इसके अंदर एक लंबाई के अंदर एक गड्ढा हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रूव बोलेंगे। ठीक है? और अगर ये तो क्या है, ये धसा हुआ हिस्सा है, लंबा टनल है और धसा हुआ हिस्सा है। कैसा है, धसा हुआ हिस्सा है, धसा हुआ हिस्सा है। ये क्या है, ये दोनों चीजें तो ऊपर उठी हुई हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ये ऐसे गड्ढा है, इस गड्ढे को क्या बोल देंगे अपन, ग्रूव बोल देंगे। क्लियर है? और क्रेस्ट किसको बोलेंगे, कि लंबा पतला उठा हुआ उभार, लंबा पतला उठा हुआ उभार, इसको क्या बोल देंगे, क्रेस्ट बोल देंगे। तो अब इसके इसके अंदर तो क्या है, बीच के अंदर गैपिंग है, यानी कि ये पानी की नाली की तरह की स्ट्रक्चर है। जबकि इसके अंदर क्या है, जैसे ये, इसको समझोगे तो इसके ऊपर क्या है, ये उठा हुआ भाग है, लंबा है और उठा हुआ भाग है। जैसे मैं इसको एक बोन मानूं, तो इस बोन के बिल्कुल ऐसे लंबा पतला और उठा हुआ भाग, ये लंबा भी है और पतला भी है और उठा हुआ भाग है, इस हथेली से उठा हुआ है ये, तो इसको क्या बोल देंगे, क्रेस्ट बोल देंगे। क्लियर है? लंबा पतला उठा हुआ उभार क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। और नाली नुमा लंबा टनल जो धंसा हुआ हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हेड की। हेड, हेड एंड नेक, हेड और नेक। हेड, हेड क्या होता है, अस्थि का गोलाकार अथवा गोलाकार अथवा अंडाकार, अंडाकार भाग जो जोड़ बनाता है, जोड़ बनाता है, उसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। जैसे हेड ऑफ फीमर, तो जैसे ये फीमर बोन की अगर अपन बात करें, तो फीमर बोन कुछ इस प्रकार की होती है। तो उसके का ये जो गोल गोल भाग है, ये ओस कोक्सी के एसिटाबुलम कैविटी के साथ हिप जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है, ओस कोक्सी की एसिटाबुलम कैविटी के साथ क्या बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। तो ये ओस कोक्सी बोन हो गई, और ये इसका क्या होगा, एसिटाबुलम कैविटी होगी। एसिटाबुलम कैविटी के साथ ये क्या बना रहा है, हिप जॉइंट बना रहा है। तो ऐसा गोलाकार या अंडाकार भाग, तो ये क्या है, ये गोल है और अंडाकार है, या तो गोल हो सकता है या अंडाकार हो सकता है, लेकिन क्या बनाए, जोड़ बनाए, उसको क्या बोलेंगे अपन, हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेड या सिर बोलेंगे। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, ये फीमर बोन है, तो इस वाले भाग को क्या बोल देंगे, हेड ऑफ फीमर बोल देंगे। क्लियर है, हेड ऑफ फीमर। नेक्स्ट बात करें, नेक। तो हेड के नीचे का संकरा भाग, हेड के नीचे का सकरा भाग क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। अब बात करें, ये तो हो गया हेड। अब इस हेड के नीचे का ये जो सकरा भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को अपन क्या बोल देंगे, नेक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नेक बोल देंगे। क्लियर है? तो हेड क्या होता है, गोलाकार भाग होता है जो जॉइंट बनाता है, और हेड के नीचे का सकरा भाग जो जॉइंट नहीं बनाता, जो साफ्ट का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, नेक बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें भाई, कोंडाइल और एपिकोंडाइल। अब कोंडाइल और एपिकोंडाइल, कोंडाइल और एपिकोंडाइल, तो वो ऐसी डिस्टल एंड की ऐसी सरफेस जो उभरी हुई होती है,
चिकनी होती है और जो अगली बोन के प्रोक्सिमल एंड के साथ जॉइंट करती है उसे बोलते हैं कोंडाइल। क्या बोलते हैं? कोंडाइल। यानी कि संधि बनाने वाला अंडाकार या अंगुली की गांठ के समान का भाग। जैसे ये क्या है? अंडाकार भाग है, संधि बनाएगा, ये भी क्या करेगा? जॉइंट करेगा। ये देखिए ये दूसरी बोन आ गई, इस दूसरी बोन के प्रोक्सिमल के साथ ये क्या करेगा? जॉइंट बनाएगा। तो कैसा भाग है ये? अंडाकार या गोलाकार भाग है जो दूसरी बोन के फेसेट के साथ। अब इसमें क्या बनेगा? गड्ढा। ये तो क्या है? कोंडाइल। और ये क्या है? ये एक गड्ढे के अंदर जाकर के जॉइंट बनाएगा। तो ये कैसा है? अंडाकार भाग है। क्लियर है? और कोंडाइल हमेशा दुरस्थ सिरे पर होते हैं। कौन से सिरे पर होते हैं? हमेशा दुरस्थ सिरे पर। बोन का दुरस्थ अंडाकार अथवा गोलाकार भाग जो अंगुलियों के समान हो। ये देखो, अब अपने हाथ की अंगुलियां हैं, जैसे मैंने अपनी फिस्ट से समझाया। तो ये वाला भाग तो क्या हो गया? कोंडाइल हो गया। और ये क्या हो गया? फेसेट हो गया। कोंडाइल हमेशा फेसेट के साथ क्या बनाता है? जॉइंट बनाता है। और ये जॉइंट हो गया। क्लियर है? तो ऐसा भाग जो अंडाकार व गोलाकार भाग होता है जिसके अंदर अंगुलियों के समान उभार होते हैं और जो दूसरी अस्थि के प्रोक्सिमल एंड के साथ क्या बनाता है? जोड़ बनाता है, उसे बोल देंगे कोंडाइल। क्या बोल देंगे? कोंडाइल बोल देंगे। और कोंडाइल के ऊपर का भाग, कोंडाइल के ऊपर का भाग जो जॉइंट नहीं बनाता परंतु अंगुली को अपन ने जैसे मोड़ रखा है, बिल्कुल इस प्रकार का भाग जो जॉइंट नहीं बनाता। जैसे ये भाग तो क्या है? इस हथेली के साथ जॉइंट बना रहा था। तो इस हिस्से को तो अपन ने क्या बोल दिया? कोंडाइल बोल दिया। लेकिन कोंडाइल के ऊपर का ये वाला भाग, पार्श्व में स्थित भाग जो है वो जॉइंट नहीं बनाता। जॉइंट तो इस हथेली के बीच में और इसके बीच में बन रहा है। तो ये जॉइंट नहीं बनाता, इसको क्या बोल देंगे? एपिकोंडाइल बोल देंगे। यानी कि जॉइंट के, कोंडाइल के ऊपर का भाग जो जॉइंट नहीं बनाता, तो ये भाग क्या हो जाएगा? एपिकोंडाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला भाग एपिकोंडाइल हो गया। तो कोंडाइल तो अपन ने किसको बोला? जो गोलाकार हो या अंडाकार हो और अस्थि के दूरस्थ सिरे पर स्थित हो। अस्थि के दूरस्थ सिरे पर स्थित हो और जॉइंट बनाए। क्या बनाए? जॉइंट बनाए। जॉइंट यानी कि जोड़ बनाए, जॉइंट बनाए। तो जॉइंट बनाएगा उसको बोल देंगे क्या? कोंडाइल। क्या बोलेंगे इसको? कोंडाइल। और एपिकोंडाइल किसको बोलेंगे? जो जॉइंट ना बनाए, जो जॉइंट ना बनाए परंतु दिखने में कैसा हो? कोंडाइल जैसा ही हो परंतु कोंडाइल के ऊपर स्थित हो। किसके ऊपर स्थित हो? कोंडाइल के ऊपर स्थित हो। तो कोंडाइल के ऊपर का भाग होता है और जॉइंट नहीं बनाता, उसे क्या बोलते हैं? एपिकोंडाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकोंडाइल। जैसे फिर से वापस एक बार समझना कि ये तो मेरी हथेली है और ये ये वाला भाग है, ये कोंडाइल है। तो हथेली के फेसेट के साथ इसने तो जॉइंट बना लिया। लेकिन ये वाला हिस्सा जो अंगुली नुमा है, अंगुली मुड़ी हुई अंगुली के नुमा है परंतु ये जोड़ नहीं बना रहा, इसको क्या बोल देंगे? एपिकोंडाइल बोल देंगे। जैसे ये बीच का ये जो हिस्सा हो गया, इसको क्या बोल देंगे? एपिकोंडाइल बोल देंगे। कोंडाइल जो होते हैं वो चिकने होते हैं, एपिकोंडाइल जो होते हैं वो खुरदरे होते हैं। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि कोंडाइल, कोंडाइल कैसे होते हैं? गोलाकार अंडाकार होते हैं और चिकने होते हैं क्योंकि ये जॉइंट बनाते हैं। और एपिकोंडाइल कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं, खुरदरे होते हैं एपिकोंडाइल। तो इसको क्या बोल देंगे अपन? कोंडाइल और एपिकोंडाइल बोल देंगे। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों फोसा और फोविया। फोसा और फोविया। फोसा, फोसा क्या होता है? ऐसा गर्तनुमा भाग, ऐसा गर्त, ऐसा गर्तनुमा भाग जो जोड़ में भाग नहीं लेता परंतु बड़ा होता है। जैसे बात करें दोस्तों
ओलेक्रेनोन फोसा, ओलेक्रेनोन फोसा ऑफ ह्यूमरस। तो ओलेक्रेनोन फोसा ह्यूमरस का जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड के ऊपर डिस्टल प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पोस्टीरियर एंड के ऊपर एक ऐसा गड्ढा होता है, गर्त या गड्ढा होता है, गर्तनुमा भाग होता है, जो जिसके अंदर आकर के फिट होता है अल्ना का, अल्ना का ओलेक्रेनोन प्रोसेस, ओलेक्रेनोन प्रोसेस। परंतु ये कोई जॉइंट में भाग नहीं ले रहा, यानी कि इनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से कोई जॉइंट नहीं है। जैसे ये तो ये वाला भाग तो क्या हो गया कि ह्यूमरस का, ये वाली बोन जो है ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का पीछे का हिस्सा है, ह्यूमरस का दूरस्थ पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, इसको अपन बोलेंगे दूरस्थ को बोलते हैं डिस्टल और पीछे के बोलते हैं पोस्टीरियर, डिस्टल पोस्टीरियर एंड है ये उमरस का, डिस्टल पोस्टीरियर एंड है। अब ये अल्ना का ओलेक्रेनोन प्रोसेस है, ये इसमें आके धस जाता है जैसे ये वाला। तो ये तो क्या है, हुमरस का ओलेक्रेनोन फोसा है, और इसके अंदर ये अल्ना का जो है ओलेक्रेनोन प्रोसेस जो है ये आकर के धस जाता है। तो ओलेक्रेनोन प्रोसेस किस में है, अल्ना में है। तो ये वाली जो बोन हो गई ये कैसी बोन हो गई, ये है अल्ना। तो अल्ना का ये कोहनी का जोड़ बनता है, ये अपना जो कोहनी का जोड़ बनता है ये बनता है। तो ये तो रेडियस अल्ना है और ये ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस के पीछे की साइड से आके ये जो है ओलेक्रोन प्रोसेस धस रहा है। तो इसको बोले ऐसा गर्तनुमा भाग जो जोड़ नहीं बनाता परंतु बड़ा और गहरा होता है, परंतु बड़ा और गहरा होता है, तो उसको अपन बोल देते हैं फोस्सा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ओलेक्रोनोन, ओलेक्रोनोन फोस्सा ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के अंदर होता है ये ओलेक्रोनोन फोस्सा है। यानी कि ये वाला भाग जो है ये है ओलेक्रोनोन फोस्सा, और ये वाला जो प्रोसेस है ये है ओलेक्रोनोन प्रोसेस। भाई ये जो ओलेक्रोनोन प्रोसेस है ये पूरा क्या है, ओलेक्रोनोन प्रोसेस है, ओलेक्रोनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन, अल्ना के अंदर होता है ये अल्ना का ओलेक्रोनोन प्रोसेस, और ह्यूमरस के अंदर क्या होता है, फोस्सा होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं फोविया। फोविया क्या होता है, हेड के ऊपर का छोटा गर्तनुमा भाग, छोटा गर्तनुमा भाग जो जोड़ में भाग नहीं लेता, जोड़ में भाग नहीं लेता, खुरदरा होता है, खुरदरा होता है, और राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट को जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है, जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। हेड के ऊपर का छोटा गर्तनुमा भाग, जैसे बात करें हेड ऑफ फीमर, फोविया कैपेटिस जो पाया जाता है, फोविया कैपेटिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, फीमर बोन के अंदर, जैसे ये फीमर बोन का हेड था, अपन ने पहले देखा था, एक डायग्राम बनाया था उसके अंदर। तो ये तो हेड है, इस हेड के अंदर एक छोटा गर्तनुमा भाग है जो जॉइंट बनाने में तो हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन इससे क्या आके जुड़ेगा, इससे आकर के जुड़ेगा, या राउंड लिगामेंट आकर के जुड़ेगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, फोविया बोल देंगे। तो फोविया किसको बोलेंगे, हेड के ऊपर का छोटा गर्तनुमा भाग जो जोड़ में भाग नहीं लेता, खुरदरा होता है और राउंड लिगामेंट से जुड़ने में हेल्प करता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, उसको फोविया बोल देंगे। जैसे फोविया कैपेटिस, जैसे फोविया कैपेटिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, फीमर बोन के अंदर क्या होता है, फोविया कैपेटिस होता है, और फोसा, फोसा जैसे ओलेक्रेनोन फोसा ऑफ ह्यूमरस, जिसके अंदर अल्ना बोन का ओलेक्रेनोन प्रोसेस आकर के जुड़ता है और एल्बो जॉइंट बनता है। क्लियर है। लेकिन ये जॉइंट बनाने पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जॉइंट तो इधर बन गया, यहाँ पर बन रहा है जॉइंट तो, और ये तो अल्ना का वो वाला भाग है जो इस गर्त में आकर फिट हो जाता है और एल्बो जॉइंट बनाता है, ये कोनी का ये जो जोड़ है ये बनाता है। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी लेंगे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए धन्यवाद।